फ्रेंड के थ्रू ही मुझे पता लगा कि एक एग्ज़ाम होता है सिंपल सा, एक सिविल सर्विसेज करके एक एग्ज़ाम है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये इतना सिंपली मुझे सुनने को मिला कि अच्छा बहुत इजी है, बस ये एग्ज़ाम देके और आप उस पोजीशन पे जा सकते हो। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था कि आई कुडंट क्वालिफाई अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दिल मुझे था कि कोई बात नहीं, यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट्स दिए ना, तो कुछ सोच कर दिए होंगे उसने भी। आज तू 6th टाइम इस फॉर्म को फिल कर रही है, इसके बाद तू कभी शायद इस विंडो को भी ओपन नहीं कर पाएगी। मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। हेलो एवरीवन। अपना परिचय देने से पहले मैं आपके सामने एक कोटेशन रखना चाहूँगी जो मेरी पूरी जर्नी को, और मुझे लगता है कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बयां करती है। वो कोटेशन आप सबने भी सुनी होगी, और वो ये है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। So let me introduce myself. My name is Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369 in UPSC CSC 2022. आज मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे अपनी इसी जर्नी के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे ये इतना लंबा अपना एक सफ़र तय किया है, जो कि लगभग 6 से 7 साल का सफ़र था। बिकॉज़ मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मैंने इसकी प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट की थी। उससे पहले अगर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में आपसे बात करूँगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप लोगों को बताती हूँ। मैं दिल्ली शहर की ही रहने वाली हूँ। मैंने यहीं पे जन्म लिया, मैं यहीं पे बड़ी हुई हूँ, और जो मेरे माता पिता हैं वो भी यहीं दिल्ली शहर के ही रहने वाले हैं। मेरे पापा जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और जो मेरी मम्मा है वो एक हाउसवाइफ हैं। और उसके अलावा मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो एक छोटा सा परिवार है। मैंने बचपन से मैं अगर सच बोलूं तो बचपन से मेरा ऐसा कोई ख़ास सपना नहीं था कि मुझे कुछ बड़े होकर बनना है, कुछ करना है। बहुत ही एक आम सी मेरी ज़िंदगी थी, एक स्कूल में जाने वाली एक बहुत ही साधारण सी मैं स्टूडेंट रही हूँ। और ऑल्दो मैं स्कूल में थोड़ी सी स्टूडियस थी, मैं हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठती थी। टीचर्स के बहुत फेवरेट से जो बच्चे होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक थी। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे स्कूल टाइम में, मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी। उसके बाद जब धीरे धीरे मैं थोड़ी बड़ी हुई, जैसे हम सेकेंडरी एजुकेशन स्पेशली जब मैंने स्टार्ट की 11th-12th की, तो धीरे धीरे थोड़ा समझ आया कि क्या होता है सब चीज़ें। थोड़ा थोड़ा मैंने उस यूथ फेज़ को एंजॉय करना स्टार्ट किया। तब तक भी मेरी लाइफ का कोई एम नहीं था, मैं सिर्फ एंजॉयमेंट की तरफ मेरा ध्यान था। तो वहीं से मैंने अपने बोर्ड में लगभग 93% स्कोर किया था, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे से कॉलेज में, केशव महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। तो अब जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने बीकॉम ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है। तो फर्स्ट ईयर में मेरा जो मेजर एक इंटरेस्ट था वो था एक लेक्चरर बनने पर। सबसे पहले मुझे ये था कि मुझे पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, बिकॉज़ मैं अपने घर पे थोड़े आसपास के कुछ बच्चों को पढ़ाया करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाया करती थी। तो इसलिए मुझे लगता था कि यही मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसी में ही आगे चलना चाहिए। तो मैंने अपना फिक्स कर लिया था कि ओके, मुझे अपनी ग्रेजुएशन के बाद लेक्चरर बनना है। बट देन हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में कुछ ऑडिशंस हुए थे। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे एनकरेज किया कि तू इनमें पार्टिसिपेट कर, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दीज ऑडिशंस। वो ऑडिशन कुछ मॉडलिंग से रिलेटेड थे, स्पेशली एक फेस वॉश का ऑडिशन था, क्लीन एंड क्लियर, जिसका आपने भी उसके बारे में सुना होगा। तो मैंने उसका फिर ऑडिशन दिया सबके बोलने पर, एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन दैट। लेकिन मैंने उस एडवर्टीज़मेंट को किया नहीं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा एम नहीं है, मुझे कुछ और ही करना है लाइफ में, ये तो मैंने जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कर लिया।
तो वहाँ से मैंने उस चीज़ को तो मैंने अपना गिव अप कर दिया। मुझे कभी ये नहीं पता था कि ये चीज़ आगे जाकर मुझे कैसे अफेक्ट करने वाली है। सो मैंने उस टाइम पर अपना ये एडवर्टीज़मेंट को नहीं किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी लेक्चररशिप के एम के साथ ही प्रोसीड करूँगी। देन जब कॉलेज का सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा अबाउट आवर सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी वर्क्स, कैसे लोगों का क्या यहाँ पे माइंडसेट है, किस तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाता है या ओवरऑल किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है, हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग इन आवर सोसाइटी। जब मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं और कहीं ना कहीं मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कैसे मेरा इंटरेस्ट उन सब चीज़ों के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तब मुझे कहीं से एक फ्रेंड के थ्रू ही मुझे पता लगा कि एक एग्ज़ाम होता है सिंपल सा, एक सिविल सर्विसेज करके एक एग्ज़ाम है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और उसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, बस आपको उनको क्लियर करना है और आप हमारी जो कंट्री की सबसे प्रतिष्ठित, हमारी सबसे प्रेस्टीजियस सर्विसेज मानी जाती हैं, आप उनका हिस्सा बनके कोई भी चेंज जो आप लाना चाहते हैं सोसाइटी में आप लेके आ सकते हैं। ये मुझे सुनने को मिला और ये इतना सिंपली मुझे सुनने को मिला कि अच्छा बहुत इजी है, बस ये एग्ज़ाम देके और आप उस पोजीशन पे जा सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, ये तो बहुत इजी है, तो ये कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर जब मेरा फाइनल ईयर आया ग्रेजुएशन का तो मुझे ये था कि तब तक मेरा वो लेक्चरर बनने वाला जो एक एम था वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो चुका था और समहाउ मेरे अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, ये एम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, मुझे अब इसी सर्विसेज में जाना है। यहाँ से शुरू होती है मेरी जर्नी। सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2017 में। मुझे तब तक एज आई मैंशनड कि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करनी होती है, क्या होता है। बस किसी ने कुछ बता दिया, ये बुक पढ़ लो, उसने बोल दिया ये वाली बुक भी अच्छी है, इसको पढ़ ले। मैं उन सबको पढ़ती रही और अल्टीमेट जो उसका आउटकम निकला वो ये था कि आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करने से मुझे थोड़ा सा एक वो होता है, दिल टूटने वाली एक फीलिंग होती है कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, बिकॉज स्कूल में मैंने हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज में मैंने हमेशा लगभग टॉप किया, तो मैंने कभी उस फेलियर को नहीं देखा था लाइफ में। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था कि आई कुडंट क्वालिफाई अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि एक सिंपल ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसको तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, अब थोड़ी अच्छे से तैयारी करते हैं। तो मैंने दोबारा उसकी तैयारी स्टार्ट की। थोड़ा सा मुझे और पता चला बुक्स के बारे में, जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं कि ये पढ़नी होती हैं। मैंने उनको पढ़ा तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई, बट देन अगेन शायद मेरी किस्मत ने मेरा फिर से साथ नहीं दिया। मे बी वो मुझे और आजमाना चाहती थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर भी अगेन आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। आई मिस्ड द कट ऑफ बाय अराउंड 0.3 मार्क्स। तो ये मुझे ऐसे लगा, ऑल्दो ये मार्क्स हमें बाद में पता लगते हैं कि कितने से कट ऑफ मिस हुई है, उस वक्त बस ये पता होता है कि फिर से नहीं हुआ, तो अगेन फेलियर। ये चीज़ ऐसे मुझे हिट कर रही थी कि ओके, एक बार फेल हो गए, दूसरी बारी भी फेल हो गए। उसके बाद एक होता है ना कि हमारे अंदर एक जुनून आता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर से करते हैं। तो मैंने उसको ही प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की। मतलब ये अभी तक ऐसा एक सिनेरियो चल रहा था जहाँ पर गिव अप करने जैसी दूर दूर तक भी कोई फीलिंग नहीं थी, या फिर एक सेल्फ डाउट वाली, या फिर जो हम बोलते हैं कि नहीं करना, या फिर बहुत ही टायर्ड हमें फील हो रहा है। अभी तक मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा, जबकि थर्ड ईयर ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन का आ चुका था। तो मैंने अब फिर से स्टार्ट किया एंड इस बारी आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। सो दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट इन 2019। प्रीलिम्स क्लियर हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, एज इफ कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया कि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अब इस चक्कर में हुआ क्या
कि आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज 2 साल में मेरी जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गई कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें भी सब चीज़ें करनी होती है, हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दी, और मेंस के लिए मुझे ये था कि अभी तक इतना लिखा तो है स्कूल कॉलेज में, यहाँ पर भी आंसर ही तो लिखने हैं, लिख लेंगे इतना तो बस पढ़ लेते हैं। तो मैंने यही किया एंड देन आई फेल्ड मेंस। 3rd अटेम्प्ट के अंदर आई कुड नॉट क्वालिफाई मेंस एग्जामिनेशन। तो उसके बाद अगेन इट वाज काइंड ऑफ अ सेटबैक। बट क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि चलो एक बार ही प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस नहीं हुआ, अभी तो 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, 3 अटेम्प्ट तक मेंस में पहुंच गए तो आखिरी तक जाते जाते बाहर निकल ही जाएंगे जैसे तैसे। तो ये इस आइडियोलॉजी के साथ मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना 4th अटेम्प्ट। यहाँ तक सब ठीक था। 4th अटेम्प्ट पे जब मैंने अपना दोबारा से प्रीलिम्स दिया तो आई वॉज समहाउ श्योर कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगी, अब कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने 4th अटेम्प्ट में मेरा जो जीएस का पेपर हुआ प्रीलिम्स का वो बहुत अच्छा हुआ, और इनफैक्ट उस साल उसके जो कट ऑफ थी उससे लगभग 15 मार्क्स ऊपर उसके अंदर मार्क्स थे जीएस में। बट अगेन आई फेल्ड दैट प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सीसैट। सो सीसैट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसके अंदर आपको सिर्फ 33% स्कोर करना होता है, एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम जिसको सब लोग बोलते हैं कि बस ऐसे ही पढ़ के चले जाओ, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चले जाओ और वो क्वालिफाई हो जाएगा। और मैंने उसको क्वालिफाई नहीं किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक वो सेल्फ डाउट वाला फैक्टर आया, खुद पर से कुछ देर के लिए विश्वास जो है मेरा बिल्कुल हिल गया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, सब लोग ना सही बोलते हैं। 13 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और हर साल लगभग 15-20 लाख बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, और इतना टफ कंपटीशन है, और इतने टफ कंपटीशन में तुम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। एक सीसैट का पेपर जो कि इतना सिंपल आता है, सिंपल से एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम है, वो भी मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो मुझसे शायद ये नहीं होगा, मेरे लिए शायद ये नहीं बना है, मे बी मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। वो पहली बार था जब मैंने ऐसा सोचा। लेकिन वो होता है ना कि जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, आपको अपने सपनों के ऊपर एतबार होता है, आपको पता है कि आपको यही करना है, यही चाहिए, ये आपकी एक ज़िद, एक जुनून बन जाता है, एक मोहब्बत बन जाती है कि सिविल सर्वेंट ही बनना है। तो ये मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी, शायद मुझे लगता है कि मैं मतलब चाहकर भी मैं गिव अप नहीं कर पाई, चाहे कितना भी उस टाइम पर मुझे सेल्फ डाउट आया हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। स्टिल मुझे था कि कोई बात नहीं, यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट्स दिए ना, तो कुछ सोच कर दिए होंगे उसने भी, तो मैं क्यों पहले से गिव अप करूं। तो इसलिए आई डिड नॉट स्टॉप इन बिटवीन, और मैंने फिर से उसकी तैयारी स्टार्ट की। दैट वॉज दी 5th अटेम्प्ट। सो 2021 का अटेम्प्ट आ गया, 5th अटेम्प्ट। अब इस साल अगेन वो बोलते हैं ना कि शायद यूनिवर्स आपको मे बी टेस्ट कर रहा है, या फिर वो आपके अभी फेवर में नहीं है, या जो भी है, आई डोंट नो क्या था। लेकिन वो कोविड पैंडमिक का फेज़ था, और जो मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई उस टाइम पे, उनके ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो लगभग 25 तक ड्रॉप हो गए। शी वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, उनके 80% लंग्स डैमेज हो गए। तो मेरी पूरी फैमिली के लिए ये एक बहुत ही टफ फेज़ था। उनको लगभग 3 से 4 महीने लगे रिकवर होने में, तब तक वो ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर ही थी। और हर वक्त उनका हमें मतलब मुझे स्पेशली, क्योंकि फैमिली के अंदर मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो बड़ी बेटी होने के साथ मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी कि मुझे अपने घर में बाकियों को भी संभालना है, घर के और काम भी देखने हैं, बिकॉज मम्मा बीमार हैं, और मम्मा को भी देखना है उनकी टाइम से मेडिसिन एंड एवरीथिंग। सो एक वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा लो फेज़ था जिसमें मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। और उस साल प्रीलिम्स ऑल दो पोस्टपोन हो गया था, अक्टूबर में था, बट लगभग मम्मा को रिकवर होते होते अगस्त तक का टाइम आ गया। तो मुझे ये लगा कि कोई बात नहीं यार, मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, और पिछली बार बस सीसैट ही नहीं हुआ था, जीएस में तो अच्छे मार्क्स थे ही, तो मैं कर लूँगी।
तो मैंने थोड़ा सा ना आई गेस इस चीज़ को लाइटली ले लिया मे बी, कि मैं बिना रिवीजन के ही एग्ज़ाम देने चली गई। ऑल्दो मैं इस चीज़ को अपनी एक गलती समझती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उस साल अपना अटेम्प्ट ड्रॉप कर लेना चाहिए था और मुझे अच्छे से सब दोबारा पढ़ाई करके रिवीजन करने के बाद ही एग्ज़ाम देना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, और मैं उस साल भी अपना अटेम्प्ट देने चली गई। सो उसका नतीजा एज एक्सपेक्टेड, आई अगेन कुडंट क्लियर प्रीलिम्स। सो अब मेरे पास बचा था सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम दिस ईयर वाज लाइक डू और डाई फॉर मी, कि प्रियंका, मतलब मैंने अपने आप को, मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से, जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी, जो हमारा फॉर्म स्टार्टिंग में आता है फरवरी में, हमें फिल करना होता है एग्ज़ाम से पहले, तो जब मैं उसको फिल कर रही थी, उसको फिल करने के बाद आई क्राइड अ लॉट, लाइक आई रियली क्राइड अ लॉट। और उसका ये रीज़न था कि प्रियंका, मतलब लाइक सीरियसली, आज तू 6th टाइम इस फॉर्म को फिल कर रही है, इसके बाद तू कभी शायद इस विंडो को भी ओपन नहीं कर पाएगी, और ये आखिरी मौका है व्हेन यू हैव टू मतलब लाइक यू हैव द ओनली चांस टू फुलफिल योर ड्रीम। सिर्फ एक ही आखिरी मौका अपना सपना पूरा करने का, इसके अंदर अपनी जान लगा देनी है। मुझे नहीं, उस वक्त मुझे एक, मेरे मन में ऐसे में 2 नाव पे सवार था मेरा दिल, कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ये होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपनी जान लगानी है इस अटेम्प्ट के अंदर, ताकि अगर नहीं भी हो तो मुझे इसके बाद लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये मतलब मैंने मेहनत में कोई कमी छोड़ी। तब मैं, अगर नहीं होता है फिर मैं मान लूँगी कि ठीक है मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी इस बारी। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया, उसके बाद जो भी 3-4 महीने का टाइम था प्रीलिम्स के लिए, मैंने उसको पूरा डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी करी। देन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। उसके बाद फिर मैंने मेंस की भी उतना, इस ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे स्टडी आवर्स होते हैं वो 7-8 घंटे तक लिमिटेड होते हैं, लेकिन मैंने मेंस के टाइम पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी अपने जो स्टडी आवर्स थे उनको लगभग 14 से 15 घंटे पे मैं लेके आ गई थी, और इतने एग्ज़ाम पास आया था तब एक्चुअली मैंने शायद 17-18 घंटे की पढ़ाई की होगी, क्योंकि मेरे पिछले 1-2 साल बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए हैं फैमिली थिंग्स और टाइम के अंदर। तो मुझे मेंस की तैयारी में अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़नी थी, तो मुझे ये था कि 2-3 महीने मुझे इतना करना है जितना शायद मैंने 2-3 साल में नहीं किया। तो मैंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट किए हुए थे उस टाइम पे, कि मुझे आज इतना करके उसको सोना है। उस तरीके से मैंने मेंस की तैयारी की। मैंने अपने ऑप्शनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो एक मेरा सबसे वीक पार्ट हुआ करता था। ऐसा मुझे लगता था कि मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो मुझे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें करी और फिर मेंस दिया, एंड फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड मेंस एज वेल। सो ये यहाँ तक का जो एक सफ़र था कि मेंस क्लियर हो गया है, दैट वाज मेरे लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। बिकॉज यूपीएससी के इस एग्ज़ाम में बोलते हैं कि अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो आपने ऑलरेडी आधे एवरेस्ट पे आप चढ़ चुके हो। तो यहाँ तक मैंने क्लियर किया। उसके बाद फेज़ आता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू का ऐसा था कि और मेरे अंदर बहुत मिक्स्ड अपने आप में कुछ ओपिनियंस चल रहे थे, क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, नॉट जस्ट यूपीएससी का, मेरी लाइफ का ही फर्स्ट इंटरव्यू था। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई, जो एक छोटे से छोटा भी कोई इंटरव्यू हो, स्कूल में, कॉलेज में, कोई जॉब का इंटरव्यू, मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। कभी 2-4 लोगों के सामने बैठकर मैंने अपनी बात नहीं रखी थी। तो मुझे ये था कि मैं सीधा पता नहीं कितने बड़े लेवल का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बट स्टिल मैंने अपनी साइड से कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर करी थी जो कि हमें बेसिक करनी होती हैं, जैसे कि हमारा डैफ होता है, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी, एंड then I finally cleared the interview, like the final stage of the exam as well. I scored 193 marks in interview. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने अपने मार्क्स देखे, बिकॉज अगेन ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। और उसके बाद आता है दैट रिज़ल्ट डे। तो रिज़ल्ट डे से पहले ऐसा होता है कि मतलब उसके 5 मिनट पहले तक भी, जब तक आप वो पीडीएफ नहीं देखते हो ना,
ऐसा होता है कि आपका दिल एकदम धक धक कर रहा होता है कि पता नहीं उसमें नाम होगा या नहीं होगा। वी जनरली डू नॉट केयर अबाउट द रैंक, और या क्या हमारी रैंक आएगी, क्या हमें सर्विस मिलने वाली है। रिजल्ट जब हाथ में आना होता है ना, उस वक्त मुझे लगता है कि शायद कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं सोच रहा होता है। उस वक्त सबके माइंड में इतना होता है कि बस मेरा इस लिस्ट में नाम हो। ये एक होली पीडीएफ है जिसके अंदर हर एक एस्पिरेंट की तमन्ना होती है अपना नाम, अपना रोल नंबर उस लिस्ट में देखने की। तो मुझे भी यही था जब मैं उस पीडीएफ को खोल रही थी कि बस मेरा नाम हो इसके अंदर, मेरा सपना पूरा हो जाए। और जब फाइनली मैंने अपना नाम उस लिस्ट के अंदर देखा, सो दैट टाइम, दैट मोमेंट वाज लाइक अटेनिंग निर्वाणा इन इटसेल्फ, कि मतलब ठीक है, हो गया फाइनली। और वो कुछ सेकंड्स ऐसे होते हैं कि ना आपके पूरे 5, 6, 7 साल एक फ्लैशबैक की तरह आपकी आंखों के सामने से जाते हैं, कि जितना भी आपने स्ट्रगल किया, जितने आपने आंसू बहाए हैं, जितना आप अकेले रहे हो, आपने मेहनत करी है, सारी चीज़ें एक मूवी फ्लैशबैक की तरह आपके सामने चलती हैं। और फिर वो अपना नाम देखने के बाद जो उस वक्त आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ऐसा लगता है कि वो सारा स्ट्रगल, सारा पेन, ऑल दोज टीयर्स वर वर्थ इट, और वो सारे ऐसे बह जाते हैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस तैयारी के दौरान, क्योंकि मैंने अपनी 6 साल की जर्नी के अंदर बहुत कुछ सीखा है। इस प्रिपरेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कि कुछ ऐसी गलतियाँ भी बोल सकते हैं उनको जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ ऐसी बातें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने अकॉर्डिंग इस सबको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दी सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हम लोग जनरली क्या करते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया था, हमारे पास एक ऑलरेडी एक सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर्ड होता है कि हाँ ये पढ़ना है, और इसने ऐसे ऐसे बता दिया, एक कोचिंग मटेरियल है और ये कुछ बुक्स हैं, हमें ये पढ़नी है, एंड दैट्स ऑल। एंड वी जनरली इग्नोर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करो कि आपने मैं ये कहूँगी कि आप जो सिलेबस है प्लीज़ उसको बाय हार्ट याद कर लो, ताकि आप कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हो, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, आप बुक की रीडिंग कर रहे हो, आपको वो टॉपिक एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए जो सिलेबस में मेंशन्ड है कि ये कहाँ से रिलेट हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद दूसरी गलती हमारी ये है कि हम बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने भी यही किया, किसी ने कोई बुक बता दी कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, तो हम सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, और इस सब के चक्कर में क्या होता है कि हम रिवीजन मिस कर देते हैं। तो रिवीजन इज़ दी की फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। आप बुक्स को कम करो, ये एक बहुत ही जनरल सी एडवाइस है और वेल नोन एडवाइस है, जो मुझे लगता है कि जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो सभी ये बात बोलते हैं, बिकॉज ये एक एक्चुअली रियलिटी है जो आप लोग भी देर से समझ पाते हो। क्यों आप शुरू में आपको लगता है कि नहीं, हम पहले बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आप कम से कम बुक्स लो और उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उनको बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन, 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी आप एक किताब पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी, हर बार आपको उस किताब में से कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो मिस्टेक है मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए, वो है एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। मैंने भी यही गलती बहुत बार किया है, स्पेशली जब मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया है, आंसर राइटिंग को इग्नोर करना। सो डू रिमेंबर 3 थिंग्स, फर्स्ट इज कंटेंट, सेकेंड इज स्पीड, एंड थर्ड इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये 3 चीज़ें चाहिए बस, और ये तीनों चीज़ें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से आएंगी। और बीच में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जब मुझे बहुत सारे सोसाइटी के एक्सटर्नल जो प्रेशर्स होते हैं उन सबको बहुत बार झेलना पड़ा, बहुत से ताने मुझे सुनने को मिलते थे कि इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तू भी कहाँ इसके अंदर चली गई है, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ही सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें थी कि अगर होना होता तो 1-2 अटेम्प्ट में हो जाता, अभी तक नहीं हुआ तो फिर अब नहीं होगा, हमें तो नहीं लगता कि अब हो पाएगा, तो तू इसको छोड़ के कुछ और कर ले, शादी कर ले, शादी करके भी बेटा लड़कियां बहुत खुश रहती हैं, बहुत अच्छा लड़का हम ढूंढेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिली, बट मैं अपने पेरेंट्स और अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनको
उनके मैं बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उन सब की, क्योंकि उन्होंने कुछ ये ऐसी बातें थी जो मुझे पता चल जाती थी, बट फिर भी वो लोग बहुत अवॉइड